लास्ट क्लास में हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला पार्ट डिस्कस कर चुके थे, इवन मैकेनिज्म होता है ये पार्ट मेंशन कर दिए थे। डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कुछ सवाल डिस्कस किया था और बोला था कि बाकी क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब मिसलेनियस क्वेश्चन वाला पार्ट आएगा तो उसमें रैंडमली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके अलावा फिर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड वाले पार्ट के डिस्कशन में हम लोग एक ये जनरल पार्ट अभी तक डिस्कस किए थे कि अगर 1 डिग्री हुआ तो इन जनरल SN2, अगर 2 डिग्री हुआ तो SN1, इस टाइप से पार्ट मेंशन कर रहे थे। इसी चीज़ को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि अगर हम लोग अल्कोहल वाले पार्ट का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और ये भी लास्ट क्लास में बोला था, तो हम लोग एक छोटा सा ये टर्म मेंशन करने वाले हैं कि लुकास टेस्ट वाला पार्ट क्या होता है। तो जैसे लास्ट क्लास में जो जो चीज़ें मेंशन किए थे उनके हिसाब से सबसे पहला स्टेप जो हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म का था उसमें ये मेंशन किया था कि हम लोग के अल्कोहल वाले पार्ट के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, और हाइड्रोजन का एडिशन होने के बाद ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो ऑक्सोनियम आयन है इसके ऊपर SN1 या SN2 रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आराम से कराया जा सकता है। तो इसमें जैसे पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है इन सब चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, जैसे अगर मान लो कि Cl माइनस हुआ या फिर Br माइनस हुआ, बेसिकली अगर हम लोग HCl या फिर HBr लेके चलते हैं तब उस केस में क्या होगा, और अगर हम लोग का I माइनस वाला पार्ट रहा तब इस केस में क्या होगा। तो इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम लोग का Cl माइनस Br माइनस वाला पार्ट होता है तो इस केस में जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है ऑल्दो ठीक ठीक रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग का रिएक्शन का जो मीडियम वाला पार्ट है वो अल्कोहल एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब पोलर प्रोटिक मीडियम है। अगर पोलर प्रोटिक मीडियम है तो SN1 को ज़्यादा फेवर कर रहा होगा। तो इस केस में अगर हम लोग का Cl माइनस Br माइनस है तो अगर R वाले पार्ट का हम लोग का डिग्री 1 के बराबर है, मतलब जिस कार्बन पे रिएक्शन होना है अगर वो 1 डिग्री कार्बन चेन है तो 1 डिग्री वाले पार्ट में प्रेफरेबली हम लोग SN2 कराते हैं। लेकिन अगर हम लोग का 2 डिग्री आर हुआ या 3 डिग्री आर हुआ, जो अल्कोहल वाले पार्ट का डिग्री है बेसिकली, तब उस केस में हम लोग Cl माइनस और Br माइनस वाले पार्ट में प्रेफरेबली SN1 रिएक्शन कराएंगे। जब हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में I माइनस हुआ तो 1 डिग्री आर वाले पार्ट में SN2 होगा, क्योंकि I माइनस का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर थोड़ा हाई होता है, पोलर प्रोटिक मीडियम में भी काफ़ी हाई होता है। और अगर 2 डिग्री आर हुआ तब भी यहाँ पे SN2 रिएक्शन ही होगा। केवल 3 डिग्री अगर अल्कोहल होता है, मतलब 3 डिग्री कार्बन चेन है जिसके अल्कोहल वाले पार्ट पे रिएक्शन होना है, तब उस केस में हम लोग आराम से SN1 रिएक्शन फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ का पार्ट थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम लोगों को रिएक्शन कैरी आउट करना है तो कौन से मैकेनिज्म का हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑल्दो ये चीज़ है जैसे जो अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ है ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड रिएक्शन में से एक नहीं है, मतलब SN1 SN2 के स्टैंडर्ड रिएक्शंस में से एक नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के कंडीशन के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी, Cl माइनस Br माइनस I माइनस के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी, डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर डिग्री ऑफ कार्बन के बाद रेजोनेंस इफेक्ट है तो वहाँ पे भी चीज़ें डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेरिएशन क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए ये एक पार्ट ऐसा है जिससे नॉर्मली सवाल नहीं पूछा जाता है। बट हाँ ये है कि इसमें हम लोग एक छोटा सा कंसिड्रेशन जरूर लेके चलते हैं कि HX वाले पार्ट में HCl, HBr और HI, इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है। तो जैसे अगर तुम लोग को ध्यान हो एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HI का होता है, फिर HBr वाले पार्ट का, फिर HCl वाले पार्ट का। जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ये बॉन्ड ब्रेक होकर के H प्लस उतना ही जल्दी देगा, और अगर H प्लस वाला पार्ट जल्दी देगा इसका मतलब रिएक्शन थोड़ा फास्ट करने की टेंडेंसी में रहेगा। तो हम लोग का जो HI वाला पार्ट है ये सबसे इजीली डिसोसिएट करके H प्लस दे सकता है, तो इस केस में रिएक्शन भी सबसे फास्टेस्ट हम लोग के HI वाले ही पार्ट में होता है, और HCl वाले पार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। और इसी स्लो रिएक्शन के वजह से, मतलब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट काफ़ी स्लो है, तो इस स्लो रिएक्शन की वजह से जब हम लोग को HCl के साथ रिएक्शन कराना होता है तो हम लोगों को एक कैटलिस्ट वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस करके काम करना पड़ता है, और वो कैटलिस्ट वाला पार्ट होता है ZnCl2। और जब हम लोग HCl को ZnCl2 के साथ मिक्स करके डालते हैं, इसी चीज़ को हम लोग लिकास रिएजेंट भी बोला करते हैं। पहले ऊपर वाला पॉइंट नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग बाकी पॉइंट्स पे आते हैं। नोट कर लो ऊपर वाले पॉइंट को। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, अगर Cl माइनस Br माइनस हो रहा है तो क्या होगा, और अगर I माइनस है तब उस केस में क्या होगा, क्योंकि I माइनस वाले पार्ट का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू Cl माइनस Br माइनस।
चलो ध्यान दो। एक तो जैसे रिएक्टिविटी वाला जो पार्ट है, इस रिएक्टिविटी वाले पार्ट को तो हम लोग को कंसिडर करना ही है। रिएक्टिविटी वाले पार्ट में हम लोग का HI, HBr और HCl का रिएक्टिविटी तो रहेगा। इसी के नीचे जस्ट नोट लिख करके पॉइंट मेंशन कर लेना। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या, यही एक बेसिकली पॉइंट है, रिएक्टिविटी ऑफ HCl नोट करते जाओ। रिएक्टिविटी ऑफ HCl इज लो, देयरफॉर अ कैटलिस्ट ZnCl2, कहीं कहीं पे एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस ZnCl2 दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा काम। ZnCl2 इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, या बस रिक्वायर्ड लिखने से भी काम चल सकता है। ZnCl2 इज रिक्वायर्ड ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और इसी रिएक्टिविटी ऑफ HCl इज लो वाले पार्ट में हम लोग अगर ZnCl2 डालते हैं तो इसके वजह से नॉर्मली हम लोग का जो रिएक्शन वाला पार्ट है, उस रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग प्रेफरेबली SN1 रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि जैसे एक छोटा सा पार्ट तुम लोग को ध्यान होगा, अगर RX का रिएक्शन हम लोग AgOH के साथ कराते हैं या AgNO3 के साथ कराते हैं, तो अगर मान लो कि हम लोग की रिएक्शन मीडियम में Ag प्लस दे रखा, तो ये Ag प्लस वाला पार्ट X माइनस के साथ कंबाइन करके आराम से AgX प्रेसिपिटेट कराएगा। और इस तरह का रिएक्शन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब 1 डिग्री कार्बन है तो इन जनरल SN2 रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन अगर हम लोग रिएक्शन मीडियम में Ag प्लस को डाल दे तो Ag प्लस क्योंकि AgX प्रेसिपिटेट करा सकता है, तो ये कार्बोकटायन के फॉर्मेशन को फिजिबल बना देता है। तो सिमिलर टाइप से जो ZnCl2 है, ये ZnCl2 वाले पार्ट में जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा ही होगा, तो आराम से लेविस एसिड के जैसा बिहेव करेगा। और अगर लेविस एसिड के जैसा बिहेव किया, इसका मतलब आराम से वह हेलोजन वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करने के बाद उस हेलोजन को हटा करके कार्बोकटायन बनाने की टेंडेंसी में होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट हम लोग को ध्यान रखना है, जो हम लोग लिकास टेस्ट के टर्म में ही मेंशन करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग प्रेफरेबली SN1 रखा करते हैं अगर हम लोग ये कैटलिस्ट वाले पार्ट को यूज़ करके चल रहे हैं तो इसके नीचे पॉइंट मेंशन कर लेना, लिकास टेस्ट। और सबसे पहला पार्ट जो ध्यान रखना अपने को, रिएजेंट वाला पार्ट। रिएजेंट वाले पार्ट में हम लोगों का HCl वाले पार्ट के साथ साथ एनहाइड्रस ZnCl2 अपना रिएजेंट रहेगा। और अगर हम लोग किसी भी अल्कोहल वाले पार्ट का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक तो हम लोगों का R के साथ Cl का फॉर्मेशन होगा, मतलब अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन तो खैर होना ही है। उसके अलावा एक और पार्ट है जिसका ध्यान रखना होता है, ZnOH Cl2। और इस कंपाउंड वाले पार्ट के ऊपर एक माइनस चार्ज नॉर्मली रहेगा, मतलब जिंक OH और Cl2 वाला पार्ट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला पार्ट है, ये पूरे सॉल्यूशन वाले पार्ट का कलर थोड़ा टर्बिड कर देता है। टर्बिड करने का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो बचपन में हम लोग एक्सपेरिमेंट किया करते थे, एक्सपेरिमेंट तो नहीं मतलब स्कूल वगैरह में, कि जो हम लोग का चौक का पाउडर होता है, अगर उसको पानी में डाला तो जो सॉल्यूशन है जिस तरीके का बन जाता है, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग टर्बिड सॉल्यूशन आराम से बोल सकते हैं। तो जो हम लोग का जिंक हाइड्रोक्साइड और जो क्लोराइड वाला पार्ट है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला पार्ट पूरे सॉल्यूशन को टर्बिड बना देता है। तो ये इस चीज़ को भी डिनोट करता है कि हम लोग का रिएक्शन हो गया। तो अगर मान लो ये पूरा का पूरा रिएक्शन वाला पार्ट SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो उस केस में अगर SN1 रिएक्शन में किसी भी एक रिएजेंट का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, मतलब वो ये रिएक्शन जल्दी देगा, जल्दी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएगा, मतलब सॉल्यूशन का टर्बिडिटी वाला पार्ट थोड़ा जल्दी अचीव होगा। इसी चीज़ को हम लोग लिकास टेस्ट भी बोला करते हैं। नोट में ये सारे पॉइंट्स अभी हम लोग मेंशन कराने वाले हैं, नोट कर लो इस रिएक्शन को। और हो सके तो इस टेस्ट वाले पार्ट को किसी अलग पेन से लिखना, क्योंकि जहाँ जहाँ पे टेस्ट आएगा वो बहुत ही यूनिक पार्ट होता है। उसको हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में बोला भी था मैंने पढ़ने के लिए, और बोला था जैसे जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा वैसे वैसे टेस्ट के मैकेनिज्म, टेस्ट के सारे पॉइंट्स आते चले जाएंगे, बट
फिर भी इन सबको अपने कॉपी में अलग पेन से लिखा करना ताकि ध्यान रहे, जब भी पेज पलटे तो इन टेस्ट पे नज़र ज़्यादा इजीली जाए। और रिएक्शन नोट करने के बाद नीचे नोट लिख करके एक पॉइंट मेंशन कर लेना। Lucas test is used to distinguish between Lucas test is used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. अगर हम लोग का 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो 3 डिग्री वाले पार्ट में कार्बोकेटायन बहुत फास्ट बनता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, जल्दी बनेगा। इसका मतलब हम लोग का रिएक्शन का जो रेट हो काफ़ी तेज होगा। अगर रिएक्शन का रेट तेज हुआ SN1 वाले पार्ट में तो जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो टर्बिड बहुत ही जल्दी होता है। तो इस केस में अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो इस केस में हम लोग नॉर्मली ये चीज़ मेंशन करते हैं, इंस्टेंट टर्बिडिटी वाला पार्ट अपने सॉल्यूशन में निकल के आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, टर्बिडिटी। अगर हम लोग का 3 डिग्री अल्कोहल है तब उस केस में इंस्टेंट टर्बिडिटी। अगर 2 डिग्री अल्कोहल वाला पार्ट है तब उस केस में हम लोग का जो टर्बिडिटी है ये आता तो है लेकिन नॉर्मली 5 से 10 मिनट के अराउंड आता है। तो टर्बिडिटी ऐसा लिख सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स। और अगर हम लोग का 1 डिग्री अल्कोहल वाला पार्ट है तो पॉइंट ये है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो भी SN1 रिएक्शन ही हो रहा है, क्योंकि जिंक क्लोराइड वाला पार्ट हम लोग के SN1 रिएक्शन को फेवर कर रहा है। तो भी कार्बोकेटायन क्योंकि लेस स्टेबल है तो काफ़ी स्लो स्टेप होता है ये चीज़। टर्बिडिटी यहाँ आएगा और हो सकता है ना भी आए, तो टर्बिडिटी आफ्टर, एक तो ये फैक्ट हो सकता है कि टर्बिडिटी आएगा काफ़ी टाइम के बाद, या हो सकता है कोई टर्बिडिटी ना आए। तो टर्बिडिटी आफ्टर वाला पार्ट भी थोड़ा ध्यान रखना है, नॉर्मली 30 मिनट या उसके आगे टर्बिडिटी आएगा, या फिर नो टर्बिडिटी एट ऑल, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना होता है, नोट कर लो। और नो टर्बिडिटी एट ऑल, आइदर टर्बिडिटी आएगा और हो सकता है टर्बिडिटी आए भी ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो जैसे जो हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं उसमें बोला था कि विजिबल अपीयरेंस या फिर विजुअल अपीयरेंस के हिसाब से हम लोग कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे सवाल इस तरीके का होगा, एक अननोन अल्कोहल है जो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है। तो अननोन अल्कोहल अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी दे रहा है इसका मतलब आराम से 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ये बोल के हम लोग काम कर सकते हैं। अगर मान लो टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में आ रहा है, मतलब अपने स्ट्रक्चर को बनाते वक्त ध्यान रखना होगा कि हम लोग का अल्कोहल वाला पार्ट 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग का जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये कब टर्बिडिटी आएगा, हम लोग एक कंपाउंड के अननोन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ऑल्दो इसमें एक और चीज़ है, जैसे एक चीज़ ध्यान है तुम लोगों को, जैसे मान लो कि एक 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन जब बनेगा एक अल्कोहल वाले पार्ट के OH को हटा करके, तो ठीक ठीक स्टेबिलिटी है। बट ऐसा नहीं है कि 3 डिग्री वाले पार्ट में ही ठीक ठीक स्टेबिलिटी होता है। अगर हम लोग बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर एक कार्बन भी रखते हैं तो अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेजोनेंस की वजह से इस कार्बोकेटायन का भी स्टेबिलिटी ठीक होता है। इनफैक्ट जो हम लोग का साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है डांसिंग रेजोनेंस, यहाँ पे भी हम लोग का स्टेबिलिटी वाला पार्ट ठीक ठीक होता है। अगर हम लोग एक रेजोनेंस भी कराते हैं तो रेजोनेंस वाले पार्ट में भी हम लोग का स्टेबिलिटी वाला पार्ट ठीक ठीक रहेगा। अगर कोई प्लस एम इफेक्ट के जैसा पार्ट निकल के आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग का कार्बोकेटायन वाले पार्ट का स्टेबिलिटी काफ़ी हाई होगा। तो ये कोई रूल याद मत रखना कि 3 डिग्री रहा तभी केवल इंस्टेंट टर्बिडिटी होगा। जहाँ जहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल मिलेगा उन सारे केसेस में हम लोग का टर्बिडिटी वाला पार्ट काफ़ी हाई होता है। मतलब ये अल्कोहल, यहाँ से जो अल्कोहल आता है, इधर का जो अल्कोहल है, ये सब अल्कोहल्स भी हम लोग के काफ़ी हाई रेट ऑफ रिएक्शन देंगे, इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा ही देगा। इस एक पॉइंट का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है। तो नोट में ही सेकेंड पॉइंट मेंशन कर लो, all those alcohols which can form stable carbocations will give instant turbidity. Will give instant turbidity.
जिसमें एग्जाम्पल में बेंजाइल अल्कोहल वर्ड मेंशन कर सकते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन से OH ग्रुप अटैच है तो बेंजाइल अल्कोहल। विनाइलिक वाले पार्ट में ऐसा मेंशन कर सकते हैं, विनाइलिक कार्बन से अटैच्ड कार्बन मतलब अलाइलिक कार्बन, इसके ऊपर अगर OH ग्रुप है तो अलाइल अल्कोहल। इसके अलावा हम लोगों का 3 डिग्री कार्बन वाला पार्ट तो हम लोग मेंशन कर ही चुके हैं। डांसिंग रेजोनेंस वाला पार्ट हम लोग मेंशन कर सकते हैं, इस टाइप से मेंशन कर देते हैं। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन से रिलेटेड अल्कोहल वाला पार्ट, ये सब कंपाउंड्स भी आराम से इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी देगा। एक और पार्ट इसमें मेंशन कर सकते हैं, देख के मालूम पड़ रहा होगा, अगर मान लो ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड में अगर OH हटेगा तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, और भी ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे हम लोग को कार्बोकेटायन मिलेगा। ये भी इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी देगा। 7 मेंबर रिंग वाले पार्ट को ले सकते हैं। बेसिकली वैसे जितने भी कंपाउंड जो स्टेबल कार्बोकेटायन दे सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन दे दे तो अपना काम हो जाएगा। कार्बोकेटायन अगर स्टेबल है तो आराम से इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी मिलेगा ही मिलेगा। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, नोट कर लो। क्वेश्चन ट्राई करके देखना इसके बाद। फाइंड द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग केसेस। ऑल दो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, SN1 रिएक्शन ही कराना है, बहुत ही सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे। फाइंड द प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स में केवल मेजर प्रोडक्ट निकालना है। और क्योंकि हर जगह पे ZnCl2 दे रखा है तो हम लोग आराम से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करा के ही काम करेंगे, मतलब SN1 रिएक्शन ही फॉलो करना है। चलो लास्ट वाले केस में HI दे देते हैं। पहला रिएक्शन अब तक आदत पड़ चुका होगा तुम लोगों को, OH वाला पार्ट हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट वाला पार्ट दिख रहा है आराम से। इसका मतलब कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होने के बाद जस्ट 3 डिग्री कार्बन पे जाएगा और उसके ऊपर फिर हम लोग जो HCl का Cl माइनस है उसको आराम से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में ऑक्सीजन के ऊपर H प्लस का एडिशन होगा, OH2 प्लस बनेगा। फिर यहाँ से H2 वाला पार्ट हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में जाएगा तो जो HCl का H प्लस साथ अगर अगर वो हट गया, बाकी बचा Cl माइनस, उस कार्बोकेटायन वाले पार्ट के ऊपर Cl माइनस को हम लोग ऐड करके आराम से यहाँ पे अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। जैसे इन सब रिएक्शंस का ध्यान रखना, ऑल्दो हम लोग इसको अल्कोहल का रिएक्शन बोल रहे हैं बट ये अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन का मेथड भी है। एक्चुअल में जैसे एनसीईआरटी में भले इस चीज़ को दे रखा है कि इसका प्रिपरेशन हम लोग ऐसा करा सकते हैं, इसका प्रिपरेशन ऐसा करा सकते हैं, बट एज सच प्रिपरेशन का कोई रिएक्शन ध्यान नहीं रखना है। किसी भी एक कंपाउंड का रिएक्शन दूसरे कंपाउंड का प्रिपरेशन होगा ही होगा।
अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaOH के साथ कराओ तो अल्कोहल का प्रिपरेशन है, अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराया फिर HX के साथ कराया तो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन है। तो इसलिए रिएक्शंस को ध्यान रखना है, प्रिपरेशन वाला पार्ट अपने आप मैनेज होता चला जाएगा, इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। दूसरे वाले केस में 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा, और अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज 6 मेंबर रिंग में किसी एक कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हम लोग, अच्छा सॉरी यहाँ पे OH होना चाहिए, यहाँ Cl दे दिया, यहाँ पे OH ग्रुप होना चाहिए अल्कोहल। तो OH जब हटेगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन होने के बाद 6 मेंबर रिंग के ऊपर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जहाँ पे हम लोग Cl को ऐड करके आराम से साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट के ऊपर क्लोरीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं, तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ HI दे रखा, और अगर HI दे रखा है तो डिग्री वाला पार्ट, क्योंकि ZnCl2 दे भी नहीं रखा है, इसका मतलब SN1 SN2 कुछ भी हो सकता है। तो कार्बन का अगर डिग्री देखेंगे तो 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री है और HI वाला पार्ट मतलब I माइनस वाला पार्ट निक्लोफाइल है, इसका मतलब हम लोग SN2 रिएक्शन कराएंगे। अगर SN2 रिएक्शन कराएंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान है। I माइनस गया, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके Cl को यहाँ से हटाया तो आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में, जहाँ सॉरी Cl नहीं, OH को यहाँ से हटाया, जहाँ वाले पार्ट पे OH है एग्जैक्टली वहीं पे हम लोग का कार्बन के ऊपर आयोडीन का एडिशन हो जाएगा। इस एक चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना, वहाँ पे दोनों में Cl दे दिए थे, OH वाला पार्ट होना चाहिए। बस डिग्री के हिसाब से और न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से थोड़े रिएक्शन मैकेनिज्म का ध्यान रखा, वहाँ से प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से अल्काइल आयोडाइड वाले पार्ट का फॉर्मेशन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही हो जाएगा। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। लास्ट क्लास में या उससे पहले क्लास में जो कुछ बताया था, अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो। बताओ भाई, कोई लास्ट क्लास में कोई डाउट है? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर वाले पार्ट पे मूव करते हैं। हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, 1 मिनट। इसके बाद हम लोगों का दो मैकेनिज्म, दो भी मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म में एक SNI मैकेनिज्म वाला पार्ट बाकी है जो हम लोग को डिस्कस करना है। NGP रिएक्शन हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे जब हम लोग का मिसलिनियस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि NGP रिएक्शन बहुत यूनिक रिएक्शन है, और EI रिएक्शन वाला पार्ट, ये दोनों हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोगों को SNI मैकेनिज्म वाला पार्ट डिस्कस करना है, जिसको डिस्कस करने के लिए हम लोग के पास एक रिएजेंट वाला पार्ट SOCl2 होता है। तो पहले हम लोग ये SOCl2 के साथ रिएक्शन डिस्कस करेंगे, फिर उसके अलावा तुम लोग को लास्ट से लास्ट क्लास में PCl3 PCl5 इस तरह का भी एक रिएजेंट बताया था, तो उसके बाद इन दोनों रिएजेंट्स वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करना शुरू करें। तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल दो, रिएक्शन विद SOCl2। और इस चीज़ का ध्यान रखना, रिएक्शन वाले पार्ट में SOCl2 है, SO2Cl2 नहीं है। SO2Cl2 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आएगा, इसका तरीका रिएक्शन का थोड़ा अलग होता है। तो ये मैकेनिज्म जब आएगा तब उस टाइम पे हम लोग रिएक्शन को अलग तरीके से देखेंगे। अभी रिएक्शन विद SOCl2 वाले पार्ट को ध्यान रखना है। और इसमें दो मेथड है या दो पार्ट है जिसको फॉलो करना होता है। एक पार्ट के केस में हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट SN2 होता है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप से SN2 मैकेनिज्म होगा, मतलब वार्डन इन्वर्जन होगा। और दूसरा पार्ट जो हम लोग को फॉलो करना है SNI मैकेनिज्म वाला पार्ट। जब हम लोग SNI मैकेनिज्म फॉलो करते हैं तब उस केस में रिएजेंट SOCl2 तो होता है, बट केवल SOCl2 होता है। लेकिन जब हम लोग SN2 फॉलो करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे SOCl2 के अलावा कुछ और भी एक रिएजेंट होता है, जिसके वजह से रिएक्शन वाले पार्ट में SN2 कैरी आउट होता है। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली रिएजेंट वाला पार्ट इधर ही मेंशन कर लेंगे, नोट कर लो इस चीज़ को। अगर हम लोगों का SOCl2 वाला पार्ट दे रखा इन द प्रेजेंस ऑफ बल्कियर बेस, बल्कियर बेस वाले पार्ट में जैसे हम लोग पायरिडीन यूज़ कर सकते हैं, ये बड़ा ही सिंपल सा पार्ट है जो हर जगह मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग का पायरिडीन ही होना चाहिए, मतलब हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में पायरिडीन यूज़ कर लें या फिर पायरिडीन की जगह पे कोई भी बड़ा बेस यूज़ कर लें। तो आराम से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बल्कियर बेस, नोट कर लो इस चीज़ को। हम लोग का SOCl2 के साथ रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन या कोई भी बल्कियर बेस, तब उस केस में हम लोग का SN2 मैकेनिज्म होगा, जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। और अगर हम लोग केवल SOCl2 के साथ हीटिंग यूज़ करते हैं
तो इस केस में हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट SNI मैकेनिज्म होगा। मतलब अगर हम लोग का SOCl2 दे रखा सवाल में और कुछ भी नहीं मेंशन किया तो भी SNI फॉलो करो, क्योंकि एक्चुअल में एनसीईआरटी में इसी मेथड को SNI के थ्रू के लिए मेंशन किया गया है। लेकिन हाँ, उसमें अगर पायरिडीन और बेटा कोई भी बल्कियर बेस दे दिया तो SNI की जगह पे हम लोग SN2 प्रेफरेबली फॉलो किया करेंगे। प्रेफरेबली भी नहीं, SN2 ही फॉलो होगा। और एक नाम थोड़ा ध्यान रखना, अपने हेडिंग में मेंशन कर लो, डार्जन्स मेथड, ये नाम थोड़ा ध्यान रखना। ऑल्दो एक चीज़ है कि जो हम लोग का SNI मैकेनिज्म होता है, इस चीज़ को हम लोग डार्जन्स मेथड बोलते हैं। तो इन केस अगर कभी भी डार्जन्स रिएक्शन दिया गया तो डार्जन्स रिएक्शन में SNI मैकेनिज्म फॉलो करते हुए ही काम करना। अगर हम लोग किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में SNI मैकेनिज्म होगा, SN2 वाला पार्ट नहीं होगा। पहले हम लोग SN2 मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद SNI मैकेनिज्म वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। दोनों का डिफरेंस वहाँ से मालूम पड़ता चला जाएगा। नोट करते जाओ इस चीज़ को। और इसमें सबसे पहला पार्ट जो अपने को मेंशन करना है, SN2 मैकेनिज्म। एक स्टेप तो तुम लोग को जाना पहचाना दिखाई देगा, लास्ट क्लास में उस चीज़ को मेंशन किया था, आज फिर से उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो बेसिकली चौथी बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन मेंशन कर लेते हैं। अगर हम लोग अल्कोहल वाले पार्ट का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, कोई भी बल्कियर बेस ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट पायरिडीन इन जनरल मेंशन किया हुआ रहता है। तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप वाला पार्ट हट कर वहाँ पे RCl का फॉर्मेशन होगा। तो एक तो RCl का फॉर्मेशन हो गया, इसके अलावा हम लोगों के SO2 वाले पार्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो SO2 वाला पार्ट है ये गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इससे एक छोटा सा पॉइंट रिलेटेड होगा जो हम लोग ध्यान रखेंगे, मेंशन करने वाले आगे अभी इस चीज़ को। तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ ये जो SOCl2 वाला पार्ट है, इस SOCl2 वाले पार्ट में यहाँ का ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो ये ऑक्सीजन वाला पार्ट जब इस पे एडअप होगा तो SO2 का फॉर्मेशन होगा। उसके अलावा अब एक चीज़ देखो, जैसे मान लो कि ये दो पार्ट मालूम भी है बट पूरा रिएक्शन भूल गए, तो अपने रिएक्शन में ROH है, SOCl2 दे रखा। तो अगर अपने अल्कोहल वाले पार्ट में OH ग्रुप हटा, वहाँ पे एक Cl आ गया, तो एक Cl तो अपना कंज्यूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक Cl वाला पार्ट हम लोग के प्रोडक्ट में आ गया। कार्बन चेन जैसा दे रखा था एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही रह गया, तो ये भी अपने काम करनी, इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं। बाकी बचा अपना SO2, जिसमें सल्फर वाला पार्ट काउंट हो चुका है। एक ऑक्सीजन तो था ही, बट एक और ऑक्सीजन ये अल्कोहल वाले पार्ट से काउंट कर लिए, तो इसका मतलब ये दोनों भी हट गया। तो ओवरऑल अपने पास HCl वाला पार्ट काम का बचा है। तो एक बेस प्रेजेंट है बेसिकली, पायरिडीन वाला पार्ट, और HCl वाला पार्ट एक एसिड है। तो अगर एक बेस है और एक एसिड है तो आराम से हम लोग पायरिडीन वाले पार्ट के ऊपर इस H+ वाले पार्ट का एडिशन करा सकते हैं। तो पायरिडीनियम ये आयन का फॉर्मेशन होगा, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हम लोग Cl- वाले पार्ट को इसी के साथ आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रिएक्शन को पायरिडीन सॉल्यूशन के अंदर कैरी आउट करेंगे तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ हम लोग का SO2 गैसेस फॉर्म में बाहर जाएगा, और उसके अलावा हम लोग का पायरिडीनियम क्लोराइड वाला पार्ट आराम से फॉर्मेशन में रहेगा। ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज़ को। SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है, इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सिंपल सा तरीका है, थोड़ा ध्यान रखना है। और जब हम लोग SNI मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ये दोनों वेरिएशंस मालूम होने चाहिए। फिर हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे। चलो ध्यान दो, अगर हम लोग मैकेनिज्म का डिस्कशन करें तो सबसे पहला पार्ट, लास्ट क्लास में इस चीज़ को मेंशन किया था, तीसरी बार एक बार फिर से डिस्कशन कर रहे हैं। जब भी कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड होगा तो इस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं।
तो अपना जो अल्कोहल वाला पार्ट है, अल्कोहल वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है मतलब न्यूक्लियोफाइल, और अपना सल्फर वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो नॉर्मली जो लास्ट क्लास में स्टेप मेंशन किया था असाइलेशन के टाइम पे या टोसाइल क्लोराइड के रिएक्शन के टाइम पे, सेम टाइप का पार्ट होगा यहाँ पे। इस केस में हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो सल्फर के ऊपर कोऑर्डिनेट करा देंगे। इसके वजह से हम लोगों का जो पाई बॉन्ड वाला पार्ट है इसको ब्रेक करके हम लोग आराम से हटाएंगे, जैसा हम लोग असाइलेशन के टाइम पे कर रहे थे। तो इस रिएक्शन वाले पार्ट में आर के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन वाले पार्ट को हम लोग सल्फर पे कोऑर्डिनेट कराए, तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड है ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का फॉर्मेशन हुआ, और इसके ऊपर दो क्लोरीन ग्रुप है तो दोनों क्लोरीन ग्रुप को मेंशन कर दिया। उसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, और क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर चुका था तो इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतना बेसिक सब तक सबको समझ में आ गया होगा, रेजोनेंस में भी हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन कर चुके हैं। तो सबसे पहला पार्ट, लोन पेयर कोऑर्डिनेट किए सल्फर के ऊपर, तो सल्फर का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहाँ से ऑक्सीजन माइनस का फॉर्मेशन, और ऑक्सीजन लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया तो ऑक्सीजन प्लस का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे दो स्टेप है, दोनों में से जिसको पहले कर लो कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अगर हम लोगों के मीडियम में पायरिडीन वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो पायरिडीन वाला पार्ट एक बल्कियर बेस है। अगर बल्कियर बेस है तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करेगा, इस वजह से हम लोग बल्कियर बेस यूज़ करें। हम लोग को न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए, हम लोग को बेस चाहिए, बट वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम ना कर पाए ऐसा पार्ट चाहिए। तो ये बेस वाला पार्ट आराम से H प्लस के साथ कंबाइन करके एसिड बेस रिएक्शन कराना चाहेगा। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन कराना चाहेगा मतलब यहाँ से H प्लस को हटाएगा, तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट में R के साथ ऑक्सीजन, इसके बाद सल्फर के ऊपर O माइनस, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग के पास दो क्लोरीन वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है सबसे पहले। और एक पॉइंट लास्ट क्लास में मेंशन किया था, वापस से उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। जब भी कभी हम लोगों के किसी एटम के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल है और उसी के ऊपर लिविंग ग्रुप है, यहाँ तो दो दो लिविंग ग्रुप है, तो जब भी कभी किसी एटम के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल है और उस पर एक लिविंग ग्रुप है, तो आराम से ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा सकता है। तो हम लोग का जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल था, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से यहाँ के Cl वाले पार्ट को हटाया, तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में R के साथ ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन हट गया, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। चाहे तो हम लोग इस स्टेप को एक ही बार में लिख सकते थे, बट इसलिए मैकेनिज्म मेंशन करें क्योंकि ये मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान में रखने लायक है। जैसे ये काम कर सकते थे जैसा लास्ट क्लास में किया था, यहाँ से H हटाया, यहाँ से Cl हटाया, तो ये पार्ट डायरेक्टली बन गया। ये पार्ट जो पूरा स्टेप था उसको स्किप करके सीधा यहाँ पे जा सकते थे। सबसे पहले तो ये पार्ट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ तक के पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना होता है, और इसलिए ये मैकेनिज्म मेंशन किए ताकि पायरिडीन वाले पार्ट का रोल अपने को मालूम पड़ जाए। नोट करो इतने दूर तक का मैकेनिज्म, फिर आगे के स्टेप पे आते हैं। और आगे का एक छोटा सा स्टेप है जो बहुत ही यूनिक स्टेप है एक्चुअल में, मतलब इस चीज़ का जवाब नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता है कि ऐसा क्यों होता है, बट केमिकल काइनेटिक्स अगर पढ़ा है तुम लोगों ने तो वहाँ पे अभी तक शायद से एरहेनियस कंसेप्ट हो चुका है क्या? बताओ कोई। मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला पार्ट हो चुका है क्या डिस्कस क्लास में? नो सर। तो ठीक है, होने वाला है, वहाँ पे मालूम पड़ेगा तुम लोगों को। फिर रेट ऑफ रिएक्शन प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उस चीज़ का जब डिस्कशन होगा तो पता चल जाएगा। सर सेकंड स्टेप से थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। रिपीट तो नहीं कर रहे कोई भी स्टेप, खुद से लिख और खुद से समझने की कोशिश कर। तुम लोग को दो महीने पहले तुम लोग को बोले थे कि वाईफाई कनेक्शन लगा लो कभी कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी तक वही जियो का नेट लेकर के बैठा हुआ है, फ्री वाला। खैर फ्री वाला तो नहीं है बट फिर भी।
चलो ध्यान दो, इसके आगे वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना, और ये थोड़ा यूनिक स्टेप होगा। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और लोन पेयर वाला पार्ट जब सल्फर के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आराम से रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है लोन पेयर पाई कंजुगेशन है, तो रेजोनेंस इफेक्ट तो बड़ा ही नॉर्मल सा चीज़ है। बट एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी का पार्ट ये है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग लोन पेयर को रेजोनेंस में डालें, तो जब लोन पेयर को रेजोनेंस में डालेंगे तो ऊपर का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन वाला पार्ट रहेगा। तो जैसे एक चीज़ सोच के देखो कि बार बार ये रेजोनेंस होता जा रहा है, बार बार लोन पेयर जा रहा है, ऊपर का ऑक्सीजन वाले पार्ट को हम लोग ब्रेक करके, मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल रहे हैं, और हम लोग के सल्फर के ऊपर एक ठीक ठीक लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। अगर बार बार रेजोनेंस हो रहा है और बार बार पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ऑल दो पाई बॉन्ड वाला पार्ट वीकर होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। मतलब अगर हम लोग पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की बात करें, तो पाई बॉन्ड वाला पार्ट वीक है, आराम से ब्रेक होने की टेंडेंसी में होगा। लेकिन वीकर होने के बाद भी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें, जैसे मान लो कि 1 लाख बार ये स्टेप हुआ, बार बार पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है लोन पे कोऑर्डिनेट होने पे, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वापस यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो अगर ये रिएक्शन या फिर ये स्टेप अगर बार बार हो रहा है, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कि अगर हम लोग का ये लोन पेयर वाला पार्ट सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, तो रेदर देन रेजोनेंस होने के, केवल प्रोबेबिलिटी की बात करें कि 1 लाख बार अगर ये स्टेप हुआ, तो हो सकता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक ना करके सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट ब्रेक कर गया। और इस तरह का प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी रिएक्शन होता है। जैसे जब हम लोग नेम्ड रिएक्शन वाले पार्ट में जाएंगे या फिर कार्बोनिल कंपाउंड वाले पार्ट के रिएक्शन में जाएंगे, एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे इस तरह का स्टेप नॉर्मली होता है। तो इस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर बार बार रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होते होते भी चांसेस है कि हम लोग का जब लोन पेयर सल्फर के ऊपर कोऑर्डिनेट किया, तो रेदर देन पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के हम लोग का सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट ब्रेक कर गया। एक बार अगर हम लोग का सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट ब्रेक कर गया, मतलब क्लोरीन वाला पार्ट एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से हट गया, तब हम लोग का रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगा। जब तक रेजोनेंस हो रहा है तब तक रेजोनेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने से अगर हम लोग का हेलोजन ग्रुप हट गया, तब उसके बाद फिर हम लोग का रिएक्शन तुरंत आगे प्रोसीड कर जाएगा। आगे प्रोसीड करने का मतलब है कि हम लोग के आर के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, एक इसका सल्फर के साथ बॉन्ड बना हुआ था, जब लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके अलावा जो ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जैसा था एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही है। तो अपने रिएक्शन वाले पार्ट में जब लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया से Cl को हटाए, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जैसा था वैसे ही रह गया, और Cl माइनस वाला पार्ट अपने रिएक्शन के पार्ट से थोड़ा, रिएजेंट के पार्ट से थोड़ा सेपरेट हो गया। तो इस रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों का ये जो स्टेप है ये थोड़ा क्रूशियल स्टेप है। इस स्टेप में एक चीज़ दिख रहा है हम लोगों को, ये चीज़ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले अगर हम लोग इस ग्रुप को हटाते, मतलब पहले अगर हम लोग इस कंपाउंड को कंसिडर करते, मान लो ऑक्सीजन, सल्फर बॉन्ड ऑक्सीजन और क्लोरीन है, अगर इसको यहाँ से हटाते तो हम लोग का R प्लस और साथ ही साथ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता। ये उतना लिविंग ग्रुप नहीं है। लेकिन तो इस ऑक्सीजन प्लस वाले पार्ट की बात करें जो हम लोग के इस प्रोडक्ट में बना है या फिर इस स्टेप के बाद में बना है, अगर यहाँ से हम लोग इस ग्रुप को हटाएंगे, तो एक न्यूट्रल ऑक्सीजन निकल के जा रहा है जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है। साथ ही साथ एक और चीज़ होगा, SO2 वाला पार्ट एक गैसियस लिविंग ग्रुप है, और ये चीज़ ध्यान रखना, गैसियस लिविंग ग्रुप सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। मतलब बेस्ट इस सेंस में भी होते हैं कि एक तो जैसे हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस में अगर इंट्रॉपी वाले पार्ट को कंसिडर करें, तो इस केस में सॉलिड का इंट्रॉपी सबसे कम होता है। जैसे इंट्रॉपी का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल कितना रैंडमली एग्जिस्ट कर रहा है, कितना उसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। तो सॉलिड में रैंडमनेस सबसे कम है, फिर उसके बाद लिक्विड वाले पार्ट में रैंडमनेस थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोगों का एक रिएक्शन के टाइम पे प्रोडक्ट के साइड में गैसेस कंपोनेंट बन रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। और कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस तब हम लोग का इन जनरल स्पॉन्टेनियस होता है या फिजिबल होता है, जब हम लोग के प्रोसेस या रिएक्शन के टाइम पे स्पॉन्टेनिटी वाला, सॉरी, जो एंट्रोपी वाला पार्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को हाई करना है, तो हम लोग प्रोडक्ट के साइड में एक गैसेस कंपोनेंट डाल सकते हैं। अगर प्रोडक्ट में एक गैसेस कंपोनेंट का फॉर्मेशन होगा, मतलब रिएक्शन होने पे पूरे सिस्टम का जो इंट्रॉपी है वो बढ़ेगा, मतलब हम लोग का रैंडमनेस वाला पार्ट बढ़ेगा, तो बेसिकली हम लोग के रिएक्शन का फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये चीज़
कि हम लोग का ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से SO2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन न्यूट्रल लिविंग ग्रुप के जैसा जा रहा, पहला चीज़। और दूसरा, SO2 इज़ अ गैसियस लिविंग ग्रुप, इसके वजह से हम लोग के प्रोडक्ट में जो गैसियस कंपोनेंट आएगा वो पूरे प्रोडक्ट के साइड के एंट्रोपी को काफ़ी इंक्रीज करेगा, और अगर प्रोडक्ट के साइड का एंट्रोपी बढ़ गया तो रिएक्शन का फिजिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का रिएक्शन होना काफ़ी आसान है। ऑल्दो जो रिएक्शन होना है उसको हम लोग Cl माइनस के साथ ही कराते हैं, बट कैसे करा सकते हैं इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दो। जैसे सबसे पहला पार्ट तो ये हुआ था कि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ कोऑर्डिनेट कराए, सब कुछ स्टेप हुआ, और स्टेप होने के बाद यहाँ पे एक Cl माइनस निकला था, मतलब एक Cl माइनस रिएक्शन मीडियम में इधर से निकल सकता है। दूसरा, ये जो अभी स्टेप कराए हम लोग, इसमें भी एक Cl माइनस निकल के जा रहा है। तो बेसिकली जब हम लोग का रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों के पूरे रिएक्शन के स्टेप में दो Cl माइनस वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये दोनों Cl माइनस में से कोई भी एक Cl माइनस वाले पार्ट को हम लोग आराम से एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग का जो पायरिडीन वाला पार्ट था वो H प्लस के साथ कंबाइन किया था पायरिडीनियम सॉल्ट बनाने के लिए, तो पायरिडीनियम आयन के साथ यहाँ का जो Cl माइनस वाला पार्ट है उसको आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो आइदर यहाँ का Cl माइनस ले लो या फिर अभी जो Cl माइनस निकला ये ले लो, दोनों में से कोई भी पार्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये Cl माइनस वाला पार्ट आराम से इस कार्बन चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से इसको हटाने की कोशिश करेगा, या फिर यहाँ का Cl माइनस वाला पार्ट इस कार्बन चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से उस SO2 वाले ग्रुप को हटाने की कोशिश करेगा। मतलब बेसिकली अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में आर के ऊपर Cl का एडिशन होगा, और उसके अलावा हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर के ऊपर दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेसिकली SO2 वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक गैसियस लिविंग ग्रुप वाले पार्ट का फॉर्मेशन है, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों का पायरिडीन एग्जिस्ट करेगा तो पायरिडीन के एग्जिस्ट करने की वजह से ये जो स्टेप है जो हम लोग अभी मेंशन किए, इसमें Cl माइनस जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया कार्बन चेन के ऊपर तब वहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड हटा। तो अगर एक स्टेप में लिविंग ग्रुप हट रहा है और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो इस तरह के स्टेप को हम लोग हमेशा SN2 रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब इस पूरे स्टेप में हम लोग SN2 रिएक्शन के हिसाब से इस कार्बन के ऊपर रिएक्शन कराए, और अगर कार्बन के ऊपर SN2 रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब वाल्डन इन्वर्जन वाला पार्ट होगा ही होगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। नोट कर लो इस पार्ट को, मैकेनिज्म के पार्ट को। स्टेप्स का उतना ध्यान नहीं रखना, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन SN2 रिएक्शन होता है इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को, और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उन पॉइंट्स का तो ध्यान रखना ही रखना है। ये तो हम लोग का केवल SN2 वाले पार्ट का मैकेनिज्म है, बट अगर हम लोग इसके जगह पे SNI मैकेनिज्म कराना चाहेंगे तो SNI मैकेनिज्म वाले पार्ट में रिएजेंट्स का थोड़ा सा वेरिएशन है, इसका मतलब प्रोडक्ट में भी थोड़ा सा वेरिएशन होगा। क्या वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल पायरिडीन वाले पार्ट की वजह से थोड़ा सा वेरिएशन है, अदरवाइज बाकी सारा चीज़ एग्जैक्टली सेम है। तो SNI मैकेनिज्म क्या है इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद दोनों के हिसाब से क्या कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं उस चीज़ को मेंशन करते चले जाएंगे। तो पहले तो SNI वाले पार्ट में रिएजेंट हम वापस से मेंशन कर रहे हैं। रिएजेंट वाले पार्ट में हम लोग एक तो SOCl2 यूज़ करते हैं, और कोई मीडियम नहीं होगा, हम लोग केवल हीटिंग वाला पार्ट यूज़ करके काम करेंगे। और रिएक्शन वाले पार्ट में अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग SOCl2 के साथ कराए इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में
RCl बनेगा सेम टाइप से, उसके अलावा SO2 बनेगा गैसेस फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जस्ट डिस्कस किया था कि एक HCl वाला पार्ट बाकी रह जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तो यही H पायरिडीन के साथ गया था, फिर पायरिडीनियम आयन बना था, फिर Cl वहाँ पे जाके पायरिडीनियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन कराया। तो अब इस HCl के साथ अटैच होने के लिए पायरिडीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये HCl वाला पार्ट भी आराम से हम लोग हटा सकते हैं। तो क्योंकि हम लोगों का अल्कोहल वाला पार्ट तो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हीटिंग होने की वजह से हम लोग का ये दोनों के दोनों कंपोनेंट गैसेस फॉर्म में आराम से बाहर निकलेगा। यही एक छोटा सा स्लाइट डिफरेंस है। अगर हम लोग केवल रिएक्शन के टर्म में बात करें तो ऑल्दो मैकेनिज्म में तो काफ़ी डिफरेंस है ही, लेकिन रिएक्शन के टर्म में हम लोग का SO2 गैसेस फॉर्म में तो है, HCl भी गैसेस फॉर्म में ही रह रहा है। इस एक चीज़ का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है, नोट कर लो। और इसके बाद मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये एक छोटा सा नया मैकेनिज्म है जो थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक नया टाइप का स्टेप आएगा यहाँ पे, बट ये स्टेप यहाँ पे नया है, आगे जाने के बाद इस तरह का 2-3 जगह सिमिलर टाइप का स्टेप आएगा। तो अभी ये स्टेप सीखेंगे तो आगे जा करके उस तरह के स्टेप बहुत ही फेमिलियर टाइप के दिखाई देंगे तुम लोगों को। कहीं पे किसी को कोई डाउट होगा तो पूछते चले जाना, आराम से पूछते चले जाना, क्योंकि थोड़ा नए नए रिएक्शन है, थोड़ा पहली बार देखने को लग रहा है, लेकिन अदरवाइज रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है और सीक्वेंशियल रिएक्शन में बहुत ही यूज टू हो जाएंगे इस रिएक्शन को लेकर के। चलो ध्यान दो, पहला स्टेप सेम है, पहले स्टेप में कोई वेरिएशन नहीं है। सबसे पहला स्टेप SOCl2 वाला जो पार्ट है, इस SOCl2 वाले पार्ट में हम लोग ऑक्सीजन के लोन पेयर को आराम से सल्फर के ऊपर डाले, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके हटा यहाँ से। तो इस स्टेप में हम एक काम कर रहे हैं, इस स्टेप को हम पूरा वापस से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम HCl को पहले ही अलग हटा दे रहे हैं, या फिर चलो ठीक है HCl को नहीं हटा रहे, ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ से केवल हम Cl को हटा रहे हैं। ठीक है, इस स्टेप को फिर से ढंग से समझना, थोड़ा उसमें 2-3 स्टेप को हम कट कर रहे हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर के ऊपर कोऑर्डिनेट किया, पहला स्टेप। तो यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, ये दूसरा स्टेप। फिर यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट वापस से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, थर्ड स्टेप। और वहाँ से क्लोरीन वाले पार्ट को हटा देंगे हम लोग, फोर्थ स्टेप। मतलब बेसिकली ऊपर जो मैकेनिज्म मेंशन किया था, इस मैकेनिज्म वाले पार्ट के पहले स्टेप को और दूसरे स्टेप को हम एक ही साथ मेंशन कर दिए। तो ये दूसरे स्टेप में बस ये पैरिडीनियम वाला पार्ट अगर नहीं है, तो ये जो सेकंड स्टेप है, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट करके Cl को हटा रहा है, यहाँ तक के स्टेप को हम एक ही बार मेंशन कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये है यहाँ पे कि अभी हम लोग H+ को नहीं हटा पाए, क्योंकि पहले पैरिडीनियम था तो H+ हटा था, यहाँ पे नहीं है, तो H+ वाला पार्ट जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन ये पूरा स्टेप बाकी कैरी आउट कर ले रहे हैं हम। लोन पेयर सल्फर पे कोऑर्डिनेट किए, पहला स्टेप। ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड वाला होकर के ऑक्सीजन ऊपर गया, सेकंड स्टेप। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज जो बना वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, फिर नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट किया, थर्ड स्टेप। और क्लोरीन वाला पार्ट हटा, फोर्थ स्टेप। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में, मतलब इस स्टेप के प्रोडक्ट वाले पार्ट में, ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, उसके ऊपर हाइड्रोजन होगा। सल्फर वाले पार्ट के ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके अलावा क्लोरीन वाला पार्ट और एक Cl- वाला पार्ट अपने मीडियम में बाहर निकल रखा है। अब यहाँ पे H+ को हटाने के लिए पायरिडीन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अगर पायरिडीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो भी एटलीस्ट एक चीज़ तो है कि मीडियम में Cl- एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बेस वाला पार्ट ही यहाँ के H+ को हटाएगा, और जब H+ को हटाएगा तो आराम से हम लोग को ऑक्सीजन वाला पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका मतलब इस स्टेप में हम लोगों के R के ऊपर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन न्यूट्रल फॉर्म में, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक क्लोरीन, और इसके साथ साथ HCl वाला पार्ट है। तो HCl को यहाँ से हम लोग आराम से बाहर निकाल के हटा सकते हैं। सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया। इसके बाद का जो स्टेप है ये थोड़ा यूनिक स्टेप, और इसको काफ़ी ढंग से समझने की कोशिश करना, मतलब थोड़ा यूनिक स्टेप है ये। रिएक्शन कुछ इस टाइप से होता है। सारे स्टेप्स को हम स्टेप वाइज मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़, ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, सबसे पहला चीज़। तो इसके वजह से हम लोगों का ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनने की टेंडेंसी आएगी, सेकंड स्टेप जैसा ऊपर मेंशन किया था। फिर उसके बाद
इसी स्टेप में जो नेगेटिव चार्ज है ये सल्फर के ऊपर वापस से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करना चाहेगा, क्योंकि इस सल्फर के ऊपर एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है क्लोरीन, और ऑक्सीजन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट बना हुआ है। तो सल्फर के ऊपर अगर ऑक्सीजन माइनस है, जैसे मान लो ये बॉन्ड ब्रेक करके हटा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आने वाला है। तो सल्फर के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल है, सल्फर के ऊपर एक लिविंग ग्रुप है, आराम से ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करना चाहेगा। तो हम लोग इस सारे पार्ट को एक ही स्टेप में कर रहे हैं। पहला स्टेप, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस में भेजा, जिसके वजह से हम लोग का जो पाई बॉन्ड वाला पार्ट है, वो पाई बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग ब्रेक करके यहाँ से रिमूव किए। एक मिनट रुक जाओ। पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर डाले, सेकेंड स्टेप, जिसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज सल्फर के ऊपर वापस से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और यहाँ से क्लोरीन वाले पार्ट को हटाने का काम होगा। ये हम लोग का फोर्थ स्टेप है, मतलब बेसिकली Cl माइनस हटेगा। लेकिन यहाँ पे स्टेप खत्म नहीं हो रहा। अब जैसे ही यहाँ पे Cl माइनस बन रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में भेजा था। फिर से बोल रही इस चीज़ को, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में भेजा था, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट बनना शुरू हो गया है। और क्लोरीन वाले पार्ट का जब बॉन्ड ब्रेक करके हट रहा है, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। तो इसके वजह से जब ऊपर ऑक्सीजन वाले पार्ट का लोन पे रेजोनेंस पे गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ऑक्सीजन एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही साथ क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से क्लोरीन माइनस अलग नहीं हटता है, वो एग्जैक्टली इसी स्टेप में आइदर अपना लोन पेयर या फिर जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, इसको इस कार्बन चेन पे कोऑर्डिनेट करके इस बॉन्ड को उसी स्टेप में रिमूव करा देता है। मतलब फोर्थ स्टेप जैसे ये हुआ, तो उसी केस में हम लोग का ये फिफ्थ नंबर वाला स्टेप आराम से हो जाता है। मतलब जो SN2 रिएक्शन है, ऑलमोस्ट उस टाइप का चीज़ है, लेकिन ऑलमोस्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया और लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटाया। मतलब ये जो स्टेप है दोनों, ये एक ही बार में होगा। लेकिन हम लोग का SN2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि SN2 के लिए हम लोग बैक साइड अटैक की बात करते हैं। वार्डन इन्वर्जन होता है बैक साइड अटैक के थ्रू। यहाँ पे जिधर से हम लोग का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसी साइड से बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे बैक साइड अटैक वाला पार्ट नहीं है, इस वजह से इसका मैकेनिज्म हम लोग थोड़ा अलग करके पढ़ते हैं। खैर, फिर से एक बार सारे स्टेप्स को मेंशन कर रहे हैं। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज डाले। फिर वही माइनस चार्ज नेक्स्ट स्टेप में सल्फर के ऊपर कोऑर्डिनेट करके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। बट जैसे ही Cl माइनस हटने की टेंडेंसी में होगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इसी कार्बन चेन के ऊपर कोऑर्डिनेट करके ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कराना चाहेगा, क्योंकि हम लोग का ये ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ये पूरा का पूरा पार्ट एक ही स्टेप में हम लोग कैरी आउट करते हैं, पूरा का पूरा पार्ट। तो इस वजह से जैसे एक तो ये कि हम लोग का पूरा जो स्टेप है वो एक सिंगल स्टेप में हो रहा है। दूसरा एक और चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे तुम लोगों को इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का एक छोटा सा आइडिया लगेगा। सबसे पहला चीज़ ये कि R के साथ हम लोग के ऑक्सीजन वाले पार्ट का बॉन्ड ब्रेक होना है। ऑक्सीजन के साथ सल्फर है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन वाला पार्ट है, इसके साथ क्लोरीन वाला पार्ट है जिसका बॉन्ड ब्रेक होना है, और यहाँ पे R के साथ क्लोरीन वाले पार्ट का बॉन्ड बनना है। तो जैसे एक चीज़ देखो, यहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा, केवल हम इसको मेंशन कर रहे हैं। तो ये R के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होना है, और दूसरा सल्फर के साथ क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होना है। उसके अलावा हम लोग का ऑक्सीजन के साथ सल्फर का रेजोनेंस की वजह से एक बॉन्ड बनने का टेंडेंसी शुरू हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, और क्लोरीन और कार्बन चेन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। तो जैसे एक चीज़ याद हो गया होगा अब तक सब लोगों को, कि हम लोग का जब भी बॉन्ड बनता है या फिर जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों सिनेरियो में हम लोग पार्शियल बॉन्ड डिनोट करते हैं। तो इस केस में हम लोग का जो ऑक्सीजन वाले पार्ट का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कार्बन चेन के साथ, हम लोग इसको पार्शियल बॉन्ड से डिनोट कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड बन रहा है, इसको हम लोग भी पार्शियल बॉन्ड से आराम से डिनोट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों का जो R और Cl का बॉन्ड बन रहा है, इस चीज़ को भी हम पार्शियल बॉन्ड से डिनोट कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों का सल्फर और क्लोरीन का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस चीज़ को भी हम पार्शियल बॉन्ड से डिनोट कर रहे हैं। तो इस केस में पूरा का जो पूरा रिएक्शन है, इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में एक 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म में। मतलब जो हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट है, उस ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट में कार्बन चेन से अगर शुरू करें, मतलब कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर सल्फर और क्लोरीन, इसको मिला करके हम लोग का 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए 4 MCTS वर्ड वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन होगा,
ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होगा और उस एक सिंगल स्टेप वाले पार्ट में हम लोग आराम से 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कराते हुए रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट तो खैर प्रोडक्ट तो अब समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल सा प्रोडक्ट है। हम लोगों का आर के साथ क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में आर के साथ सीएल का फॉर्मेशन होगा, पहला चीज। उसके अलावा सल्फर क्लोरीन का बॉन्ड हटा और सल्फर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। पहले से एक डबल बॉन्ड था सल्फर ऑक्सीजन का, एक और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब SO2 वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेप है ये एक ही बार में होता है। तो इस तरह के स्टेप को हम लोग इन जनरल, ऑल्दो ये वर्ड तुम्हारे काम का नहीं है, बट इस तरह के स्टेप को हम लोग कंसर्टेड मैकेनिज्म बोल सकते हैं। मतलब एक साइक्लिक टाइप का ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एक ही स्टेप में बहुत तरह के पार्ट होते हैं, इस चीज़ को हम लोग कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हुए काम कर सकते हैं। ऑल्दो ये वर्ड तुम्हारे ज़्यादा काम का नहीं है, इस एक चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना है। इस रिएक्शन में 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, सबसे पहला पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, इस सवाल वाले पार्ट को अगर ढंग से देखे, चलो ठीक है, पहले काम करो, इसको नोट करो, ये ऊपर वाला डायग्राम नोट करो और नीचे वाले पार्ट को नोट करना, ट्रांजिशन स्टेट को। और स्टेप रटने की कोशिश मत करना, स्टेप रटने की जरूरत नहीं है, ये पहली बार सीख रहे हैं इसलिए ऐसा है, आगे जाने के इस तरह के स्टेप बहुत बार आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कुरियर तो करना ही है उन लोगों को, कर दो, ठीक है चलेगा। किसी को इस स्टेप में कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकता है आराम से। चलो, अगर डाउट नहीं है तो एक छोटे से पार्ट पे ध्यान दो। जैसे जब हम लोग SN2 रिएक्शन करा रहे थे, तो SN2 रिएक्शन वाले पार्ट में ऐसा बोला था कि कार्बन चेन के जिस साइड लिविंग ग्रुप है उसके एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में हम लोग का न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता था और वाल्डन इन्वर्जन होता था, बेसिकली आर के लिविंग ग्रुप के दूसरे साइड में हम लोग का न्यूक्लियोफाइल आ जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, जिस साइड से हम लोग का ऑक्सीजन हट रहा है उसी साइड से हम लोग का क्लोरीन वाला पार्ट अटैच हो रहा है। और क्योंकि जैसे पहले हम लोग ये बोल रहे थे कि वहाँ पे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है तो उस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैच नहीं हो पा रहा होगा, बट वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इंडिपेंडेंट था दूसरे साइड से आने के लिए। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पीछे साइड से जाकर के अटैक करे, ऐसा ऑप्शन नहीं है, पहला चीज़। और दूसरा, हम लोग हीटिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हीटिंग यूज़ करने पे हम लोग का जो नॉन फिजिबल रिएक्शन है वो भी फिजिबिलिटी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जिस साइड से हम लोगों का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हट रहा है, एग्जैक्टली अगर उसी साइड से हम लोग का न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है,
इसका मतलब हम लोगों का जो रिएक्शन है उसमें जैसा कन्फिग्रेशन रिएक्टेंट में होगा एग्जैक्टली वैसा ही कन्फिग्रेशन हम लोगों को प्रोडक्ट में दिखाई देगा। वॉल्डेन इन्वर्जन जैसा चीज़ यहाँ पे नहीं हो रहा। इनफैक्ट जैसे हम लोग इसको अलग से क्यों बोल रहे हैं, SN1 के जैसा इसको क्यों नहीं समझ लिए, तो SN1 के जैसा इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन बनता है और रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है। यहाँ पे इन्वर्जन हो ही नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कभी भी बैक साइड अटैक नहीं कर पा रहा। हमेशा जिधर से लिविंग ग्रुप हटेगा उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। इसका मतलब हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में हमेशा कन्फिग्रेशन सेम रहेगा, हमेशा रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। इस एक चीज़ का अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो खैर ये पॉइंट हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा जो हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं जब हम लोग SOCl2 SN2 के थ्रू जाएंगे, या फिर चलो एक काम कर सकते हैं, नोट कर लेते ज़्यादा बेटर होगा। पहला पॉइंट नोट कर लो, ड्यूरिंग SNI mechanism, retention of configuration, a retention product is formed only. Retention product is formed only. SNI मैकेनिज्म में केवल रिटेंशन प्रोडक्ट ही होगा। ये हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, जो रिएक्शन है उसमें हम लोग का Cl माइनस उसी रिएजेंट का पार्ट था। अगर उसी रिएजेंट का पार्ट है इसका मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। जो उस रिएक्शन में उस रिएजेंट के अंदर ही Cl माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया और लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को वहाँ से हटा करके पूरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया। तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के जैसा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आई वाला पार्ट मेंशन भी किया हुआ है, SNI न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। क्या हो गया? थर्ड पॉइंट का ध्यान दो, नो मीडियम is present only heating is required। कोई भी हम लोग मीडियम लेके नहीं चल रहा है, केवल हम लोग हीटिंग के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। इस एक चीज़ का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। और इसके बाद नोट लिख करके कुछ पॉइंट्स को मेंशन करते जाना है। और ये तुम्हारे SOCl2 के जनरल रिएक्शन के लिए, मतलब हम लोग SN2 फॉलो करें या SNI फॉलो करें कोई दिक्कत नहीं है। SNI का जो 3 पॉइंट है स्पेसिफिक वो तो हम लोग मेंशन कर चुके, बट इन जनरल दोनों रिएक्शन में से कोई भी हो तो हम लोग का कुछ जनरल पॉइंट है, कुछ कॉमन पॉइंट है, उस एक चीज़ का हम लोग को डिस्कशन करना है। सबसे पहला पॉइंट ये कि हम लोगों को ये चीज़ ध्यान होना चाहिए, दिस इज कंसिडर्ड एज, नोट करते जाओ, this is considered as the best method for the preparation of alkyl halide from alcohol इसके पीछे दो रीज़न है जो ऊपर मेंशन भी किए थे। एक रीज़न तो ये कि SO2 वाला पार्ट गैसियस लिविंग ग्रुप है। अगर गैसियस लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन का फिजिबिलिटी काफ़ी हाई कर देगा, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में अगर रिएक्टेंट वाला पार्ट लिक्विड है और प्रोडक्ट वाला पार्ट में एक गैसियस कंपोनेंट है तो प्रोडक्ट के साइड का एंट्रोपी काफ़ी हाई होगा, और अगर प्रोडक्ट के साइड का एंट्रोपी बढ़ा तो रिएक्शन का फिजिबिलिटी बहुत ही हाई हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। और इनफैक्ट इसमें एक और चीज़ है, जैसे मान लो कभी भी हम लोग एक रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के टाइम पे मान लो 2 रिएक्टेंट है और जब प्रोडक्ट बनेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता है। इन जनरल हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली 2 प्रोडक्ट बनना है। अगर मान लो 2 प्रोडक्ट या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना तो फिर उसका सेपरेशन भी तो करना पड़ेगा।
तो ये भी इकोनॉमिकल तो नहीं हो सकता। अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो उसके सेपरेशन में पहले तो रिएक्शन हो गया, फिर आप उसके सेपरेशन के ऊपर मेहनत करो। अगर मान लो कि हम लोग का ये रिएक्शन जो ऊपर हम लोग लिखे थे, उस रिएक्शन वाले पार्ट में अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग SOCl2 के साथ कराए, और प्रोडक्ट वाले पार्ट में RCl का फॉर्मेशन हुआ, SO2 वाला पार्ट गैसेस लिविंग ग्रुप के जैसा बाहर चला गया, तो एक कंपोनेंट तो अपने आप बाहर चला गया। मतलब हम लोग को प्रोडक्ट वाले पार्ट में इस चीज़ को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लोग डार्जन्स मेथड यूज़ करेंगे, मतलब SNI मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, तो HCl भी बाहर चला जाएगा। तो हम लोग का केवल जो प्रोडक्ट है यही बच जाएगा। और अगर केवल प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिकल भी है, फिजिबल होने के साथ साथ इकोनॉमिकल मेथड भी है, जो अपने लिए काफ़ी ईजी रहेगा। एक तो रिएक्शन भी अच्छे से हो रहा है, और दूसरा रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट भी हम लोग को एक ही मिल रहा है। बाकी सारा का सारा प्रोडक्ट अपने आप सेपरेट आउट होता चला जा रहा है। तो हम लोग आराम से इस वजह से इसको बेस्ट मेथड बोल सकते हैं। थोड़ा ये पॉइंट का ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट नोट कर लो, SO2 is a gaseous living group, therefore very good living group, therefore very good living group, and increases the entropy of the product side, increases the entropy of the product side, hence making the reaction highly feasible, making the reaction highly feasible. तीसरा पॉइंट नोट में लिख लो बस, है कि दोनों पॉइंट के से रिलेटेड बस एक पॉइंट है। SN2 में वर्ल्डन इन्वर्जन होगा, SNI वाले पार्ट में हम लोगों का रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। SN2 अगर होगा, मतलब पायरिडीन अगर होगा तो SN2 होगा। रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग वर्ल्डन इन्वर्जन कराएंगे। और अगर हम लोगों का SNI होगा, मतलब हम लोग बिना किसी मीडियम के रिएक्शन कराएंगे, तो उस केस में रिटेंशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है। नोट कर लो। और इसको नोट करने के बाद कुछ रिएक्शंस वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा 2-3 रिएक्शन है जिसको डिस्कस करेंगे, ताकि स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट तुम लोग को समझ में आ जाए आराम से। और प्रोडक्ट में बनाना क्या है ये तो खैर हम लोग को पहले ही मालूम पड़ चुका है। क्वेश्चन नोट कर लेना, फाइंड द प्रोडक्ट्स। चलो ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट में अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराए, और यहाँ पायरिडीन तो नहीं दे रखा लेकिन बल्कियर बेस दे रखा है, तो अगर बल्कियर बेस दिया दिया तब उसके इसमें SN2 मैकेनिज्म होगा। ऑल्दो स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है नहीं, तो SN2 हो SNI हो कोई दिक्कत नहीं है। OH हटेगा और यहाँ पे Cl वाले पार्ट का अटैचमेंट होगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। पहला केस। बाकी सारे रिएक्शंस को खुद से ट्राई करना है। अगर सवाल में केवल SOCl2 दिया, कोई हीटिंग भी नहीं दे रखा है, तो भी SNI फॉलो करना है। इस एक चीज का ध्यान रखना।
और पायरिडीन को पी वाई से डिनोट किया जाता है कहीं कहीं पे, मतलब कैपिटल पी स्मॉल पे। जैसे फिनॉल है तो फिनॉल वाले पार्ट को हम लोग पी एच ओ से, सॉरी पी एच ओ से तो डिनोट नहीं करते, फिनाइल वाले पार्ट को हम लोग पी एस से डिनोट करते हैं। वैसे टाइप से पायरिडीन वाले पार्ट को पी वाई से डिनोट कर दिया जाता है। बट ठीक है, अगर ध्यान रखना पी वाई अगर देगा तो ठीक है, पायरिडीन दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम बेसिकली दे रखा है तो हम लोग आराम से SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हुए काम करेंगे। ट्राई कर लो प्रोडक्ट। रिएक्शन बहुत ही एलिमेंट्री है, सीक्वेंशियल रिएक्शन में रिएजेंट बार बार यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए ये रिएजेंट याद रहेगा ही रहेगा तुम लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैकेनिज्म में इन्वर्जन होना है नहीं होना है, इस एक चीज़ का थोड़ा अपने को केयर करना होगा। पहला वाला सवाल बड़ा ही घटिया सा सवाल है। यहाँ वाले पार्ट में SNI मैकेनिज्म होगा। अगर SNI मैकेनिज्म होगा तो हम लोग का रिटेंशन होना है। रिटेंशन प्रोडक्ट बनाने के लिए जहाँ पे हम लोग का लिविंग ग्रुप है OH, उसके जगह पे बस हम लोग Cl डालेंगे। और क्योंकि रिटेंशन प्रोडक्ट है तो जो कंपाउंड जैसा था वैसे ही रहेगा, बस OH की जगह पे Cl प्रोडक्ट बन गया। दूसरे वाले केस में, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में SOCl2 के साथ पैरिडीन दे रखा, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। और अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट में इन्वर्जन होगा। अगर प्रोडक्ट में इन्वर्जन होगा तो जिस कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है, 5वीं बार बोल रहे इस चीज को, जिस कार्बन पे रिएक्शन हो रहा, यहाँ पे OH को हटाना है, तो जिस कार्बन पे रिएक्शन हो रहा उस कार्बन पे केवल इन्वर्जन होगा, नीचे वाले पार्ट में कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट में सॉलिड पे जो OH है उसके जगह पे हम लोग के डैश्ड वाले पार्ट पे जो Cl वाला ग्रुप है उस चीज को हम लोग आराम से अटैच करते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। सिंपल सा रिएक्शन है, रिएजेंट में बस OH हटेगा, Cl लगेगा, जिंदगी भर याद रहेगा ये रिएक्शन वाला पार्ट तुम लोगों को, क्योंकि सिक्वेंशियल रिएक्शन में हम लोग बहुत बार इस चीज को यूज करेंगे। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आराम से पूछ सकता है, कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आराम से पूछ लो। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन विद PCl3 PCl5 वाले पार्ट को फॉलो करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ईथर वाले पार्ट का रिएक्शन कैरी आउट करने के बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, ये एक तो जो तुम्हारा DPP है, तो तुम्हारा फिजिकल का DPP और ऑर्गेनिक का DPP दोनों का डिस्कशन हम ही क्लास में कर लिया करेंगे। जैसे ही क्लास शुरू होगा तो उस टाइम पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक काम करना, जैसे हम कल कल नहीं शायद परसों 12th मेडिकल वाले में ये चीज़ इंप्लीमेंट किए थे, और अच्छा ही चीज़ था। जैसे तुम लोग के जो भी डाउट है वो सारे के सारे डाउट का फोटो क्लिक करके तुम लोग जो तुम्हारा डाउट सेशन वाला ग्रुप है उसमें डालते चले जाना। जैसे ही तुम्हारा क्लास शुरू होगा तो उस टाइम पे सारे के सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके हम लोग वन नोट में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि अब हमको मालूम पड़ गया कैसे वन नोट में ट्रांसफर करना होता है, पहले नहीं पता था तो काफ़ी मेहनत का काम होता था। तो सारे क्वेश्चन जिसमें डाउट होंगे उन सारे क्वेश्चंस को उस ग्रुप में डाल देना। जो भी DPP का क्वेश्चन है, जो भी तुम्हारे बुकलेट का क्वेश्चन है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का हो चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट का हो, वहाँ पे जैसे ही तुम्हारा क्लास शुरू होने वाला होगा तो शुरू के टाइम पे हम लोग वो सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का DPP, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का DPP, इनऑर्गेनिक जो भी DPP होगा वो सारा डिस्कशन हम करेंगे ही करेंगे। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो अपना DPP सॉल्व करना शुरू कर देना। तुम्हारे फिजिकल में शायद केमिकल काइनेटिक्स का 4 DPP जा चुका है अभी तक, तो जहाँ तक DPP जा चुका है उन सारे के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करते जाओ। अगर उसमें कोई डाउट है तो ग्रुप में उसका केवल फोटो खींच के डालना है, और ट्राई करना है तो दूसरे का डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अदरवाइज भी जब भी मेरा क्लास होगा शुरू में जैसे हम लोग नॉर्मली डिस्कशन कराते हैं एग्जैक्टली उसी टाइप से और तुम्हारे DPP का और बुकलेट का डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और तुम्हारे टेस्ट का भी अगर कोई डाउट रह जाता है, किसी को टेस्ट के पेपर में अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है कि सर ये कैसे बनेगा, तो उस क्वेश्चन को सीधा वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दिया करना, ताकि हम लोग ये जैसे एग्जाम होता है उसके बाद आराम से क्वेश्चन का डिस्कशन कर पाए। ऑल्दो एक चीज़ देखा होगा तुम लोग इस बार के पेपर में सब लोग का मार्क्स थोड़ा इंक्रीज किया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर के अराउंड ऑन एन एवरेज सबका मार्क्स इंक्रीज किया है। पहले भी तुम लोग को बोले थे कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे बढ़ेगा,
इधर तुम लोग का नंबर बढ़ेगा और नहीं तो घटेगा ही घटेगा। जिन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, जो लोग रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनको ये सारा सीक्वेंस समझ में आता चला जा रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा, ऐसा नहीं कि तुम याद ही रहेगा सब कुछ, बट प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे नंबर अपने आप बढ़ेगा, तुम लोग को रिवीजन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, सेम चीज़, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही शुरू होगा और पेपर में आना शुरू होगा तो 20-25 नंबर और बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम नहीं लगता है, आइदर मालूम है या नहीं मालूम है। तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आया इस बार, सबका एवरेज मार्क्स काफ़ी अच्छा है, जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया काफ़ी अच्छा एवरेज मार्क्स आया है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे मूव करेगा वैसे वैसे तुम लोगों का मार्क्स थोड़ा और इम्प्रूव करना शुरू करेगा ही करेगा। तो इसीलिए ट्राई करो कि जितने क्वेश्चंस होमवर्क दे रहे हैं उन सबको कंप्लीट करना ही करना है, और सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स के प्रैक्टिस में डालो, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चीज़ वो है, जितना उसमें प्रैक्टिस का टाइम डाल सकते हैं। उसमें डीपीपी को भी रोकेंगे हम लोग। डीपीपी जैसे तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक एक करके डीपीपी मिलता जाएगा तुम्हारे क्लास में डिस्कशन, मतलब क्लास तुम्हारा खत्म नहीं होगा, वीक में 2 दिन क्लास मैथ्स का लगेगा ही लगेगा। और डीपीपी मिला उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किए, कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिला उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किए। जैसे ही तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट होगा ये सारा का सारा चीज़ तुम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो हो सके तो जिन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंसिंग में दिक्कत हो रहा है वो अपना फिर से शुरू से सारा लेक्चर देखो, और हर एक क्वेश्चन जो हर एक लेक्चर में होमवर्क में मेंशन करते जा रहा है उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर सोचेंगे हम केवल क्लास में सुन लेंगे और इससे मेरा नंबर आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, टाइम के साथ सब कुछ भूल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो बुकलेट में है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल भी नहीं रहा, आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का। उसके अलावा तुम्हारे बुकलेट में आज कुछ होमवर्क देते हैं, कहाँ है भाई बुकलेट? वर्कशीट में तो होमवर्क दे ही चुके थे, वर्कशीट में कोई डाउट तो पूछा नहीं, बुकलेट में एक बार देख लेते हैं। एक मिनट। एक्सरसाइज 1 में होमवर्क नोट करना शुरू करो। बुकलेट के एक्सरसाइज 1 में जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 23, ऑल्दो 23 शायद दे चुके हैं होमवर्क, हमको पता नहीं, 23 नहीं भी देंगे तो भी कर लेना। PCL 3 का रिएक्शन तो नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, चलो ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन बी वाला पार्ट, ऑप्शन बी, इसमें भी एक चीज देखना है, ईथर दे रखा है सवाल में। अगर ईथर दे रखा है इसका मतलब एक बेसिक मीडियम दे रखा है तो हम लोग वार्डन इन्वर्जन कराएंगे ही कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद ईथर का सवाल है, उसके बाद डाई इथाइल ईथर का ही सवाल है, ये भी ईथर का सवाल है, 1 डिग्री एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 30 इवन मैकेनिज्म में, क्वेश्चन नंबर 30, 31। उसके अलावा फिर एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में आते हैं। एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 35। 35 अच्छा सवाल है, ढंग से सोच समझ के जवाब देखना। क्वेश्चन नंबर 35, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45, ये तो इथर का सवाल है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 54, 55, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में दिमाग लगा के देखना। अब मैं क्वेश्चन दे रहे तुम लोग को, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के देखना, जितना अभी तक पढ़ाया है तुम लोग को लास्ट के 2 क्लास में, उससे वो सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से। सोच के देखना उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 86,
वैसे हम लोग इस चीज़ को ग्रिग्नार्ड रीजन में डिस्कस करेंगे, बट एक बार ट्राई करके देखना, मतलब इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना कि अभी तक जितना पढ़ाया है लास्ट के 2 लेक्चर में, उसके हिसाब से ये सवाल ट्राई कर सकते हैं क्या। दिमाग लगा के देखना, प्रोडक्ट देखना, उसके हिसाब से सोच के देखना क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ एक्सेस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 86 नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 86 नहीं, एक सेकेंड आगे देखते हैं, आगे कोई सवाल होगा तो। एक्सरसाइज 3 वाले पार्ट में ट्वेंटी थ्री, 26, अरे यार पीवीआर अभी भी नहीं हो पाया है, चलो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 ट्राई करके देखना, जो तुम लोग को बताया अभी तक उसके हिसाब से ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 42 मेरे हिसाब से बन जाएगा। ऑल्दो ये स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन का सवाल है, काफ़ी लास्ट में आएगा, लेकिन ट्राई करके देख सकते हैं। इसी पार्ट की बात कर रहे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, तो यहाँ वाले पार्ट में जो अपना रिएजेंट है, ये SOCl2 नहीं दे रखा है, यहाँ पे SA2Cl2 दे रखा है। SO2Cl2 अलग चीज़ होता है और SOCl2 वाला पार्ट अलग चीज़ होता है, थोड़ा ध्यान रखना इस रिएजेंट का। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे कि जब SOCl2 वाला पार्ट रहेगा तब क्या होता है, SO2Cl2 वाले पार्ट में क्या होता है। ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना, क्वेश्चन नंबर 32 जो अभी लास्ट के 2 लेक्चर में पढ़ाया है, इससे क्वेश्चन नंबर 32 बन जाना चाहिए। सोच समझ के ट्राई करके देखना, आराम से बन जाएगा। और ये पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर शायद से, क्वेश्चन नंबर जो 32 था, या पार्ट 2 का क्वेश्चन था। चलो ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस ट्राई करना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आराम से। और जो डीपीपी मिलेगा वो तो तुमको सॉल्व करना ही है, उस चीज़ को भी ट्राई करके आना। जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का डीपीपी मिल रखा है उसको भी ट्राई कर लो, उसका भी हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ कुछ उसमें केमिकल काइनेटिक्स में टेक्निक्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर डीपीपी सॉल्व करके आएंगे तो डिस्कस करेंगे आराम से। तुम लोग को भी समझ में आएगा वो चीज़, ट्राई करके आना डीपीपी नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकता है। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं।